ओपन डेल्टा कनेक्शन, इसी को हम कहते हैं भी कनेक्शन और भी कनेक्शन। माइक किसी का ऑन है क्या? अगर कुछ पूछना हो तो ठीक है, नहीं पूछना है तो माइक ऑफ कर दो। ठीक है, चलो अब देखो डेल्टा कनेक्शन में क्या होता था। डेल्टा कनेक्शन में होता था एक इधर वाइंडिंग है, ठीक है, एक इधर वाइंडिंग है और एक इधर वाइंडिंग है, ये प्राइमरी, ठीक है। सेकेंडरी में अगर हम आते हैं तो सेकेंडरी में भी इसी तरह से होगा, एक इधर वाइंडिंग है, एक इधर वाइंडिंग है और एक इधर वाइंडिंग है, यही होता था ना। ये प्राइमरी ए बी और ये सी, ठीक है। सेकेंडरी में भी ये ए, ये बी हमारा, ये बी और ये सी, ठीक है, ये ए बी सी। ये क्या है हमारा डेल्टा ठीक है। ओपन डेल्टा हम कह रहे हैं, इसका मतलब क्या कि ये डेल्टा क्लोज पाथ बन रहा है, ये पाथ क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये पाथ क्या हो जाएगा हमारा, ओपन हो जाएगा। हमने ये वाइंडिंग ओपन कर दी तो करस्पॉन्डिंग हमारा ये वाइंडिंग भी क्या हो गया, ओपन हो गया, ये वाइंडिंग भी ओपन हो गया। और फिर भी अगर हम इसको कह रहे हैं कि ये 3 फेज बैलेंस कनेक्शन है, इसका मतलब अब भी यहाँ पे ए फेज, बी फेज, सी फेज वोल्टेज आ रहा होगा और यहाँ पे भी ए फेज, बी फेज और सी फेज आ रहा होगा, ठीक है। तभी हम इसको ओपन डेल्टा 3 फेज कनेक्शन कह सकते हैं, अदरवाइज इसको हम ओपन डेल्टा 3 फेज कनेक्शन नहीं कह सकते, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें जो यहाँ पे वोल्टेज है वही वोल्टेज यहाँ आ रहा है या नहीं आ रहा है। जब यहाँ पे था तो यहाँ पे वोल्टेज क्या आना चाहिए था, भी ए बी इज इक्वल टू कोई भी वोल्टेज, सपोज करो भी डैश एंगल 0 डिग्री है तो भी बी सी इक्वल टू क्या होगा, ये होगा भी डैश एंगल -120 डिग्री एंड भी सी ए, ये वोल्टेज कितना होगा, भी डैश एंगल -240 डिग्री। तभी हम कह सकते हैं कि ये क्या बैलेंस 3 फेज वोल्टेज है ना। तभी हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे क्या है, बैलेंस 3 फेज वोल्टेज है, ठीक है। भी ए बी का मतलब क्या, भी ए बी का मतलब ये ए फेज है, ये बी फेज है, तो यहाँ पे प्लस माइनस भी ए बी, ठीक है। भी बी सी का मतलब क्या, प्लस माइनस, दिस इज भी बी सी, और भी सी ए का क्या मतलब, प्लस माइनस, दिस इज भी सी ए, ठीक है। या कैपिटल में इधर लिख रहे हैं तो यहां पे इधर कैपिटल लिखते हैं, ए बी दिस इज बी सी और ये क्या, सी ए। तो इधर तो ठीक है, इधर इतना ही आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि यहां पे हम बैलेंस 3 फेज सप्लाई अप्लाई कर रहे हैं। इधर क्या अप्लाई कर रहे हैं, बैलेंस 3 फेज सप्लाई अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां पे बैलेंस 3 फेज सप्लाई अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो इधर भी बैलेंस 3 फेज सप्लाई आएगा, तभी हम कह सकते हैं कि ये 3 फेज कनेक्शन है या 3 फेज बैलेंस्ड कनेक्शन है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा वो कैसा आना चाहिए, प्लस माइनस भी सी ए, जो कि ये वाइंडिंग है तो इस वाइंडिंग में तो आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये वाइंडिंग है तो इसमें, इससे इस वाइंडिंग में तो इंड्यूस हो ही जाएगा, प्लस माइनस भी बी सी इंड्यूस हो ही जाएगा। हमें ये देखना है, हमें क्या देखना है, ये देखना है कि यहां से यहां तक है ना, यहां से यहां तक जो वोल्टेज है वो भी ए बी इंड्यूस हो रहा है या नहीं,
हमको क्या चेक करना है कि यहां से यहां तक वोल्टेज क्या है, VAB है या नहीं। अगर यहां पे VAB वोल्टेज आ जाता है ना, इसके अक्रॉस वोल्टेज भी VAB आ जाता है, तो हम कह सकते हैं कि दिस कनेक्शन कैन बी यूज्ड एज अ 3-phase कनेक्शन। Only with only two transformer we can step up or step down the voltage in 3-phase AC circuit। बात समझ में आ रहा है? अभी तक हम जो पढ़ते आ रहे थे उसमें क्या पढ़ते आ रहे थे कि 3-phase में अगर हमको वोल्टेज स्टेप अप करना है या स्टेप डाउन करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, वोल्टेज स्टेप अप स्टेप डाउन करने के लिए 3 ट्रांसफार्मर चाहिए होगा, जिसको हम स्टार स्टार में कनेक्ट कर सकते थे, स्टार डेल्टा में कनेक्ट कर सकते थे, डेल्टा स्टार में कनेक्ट कर सकते थे और स्टार डेल्टा में कनेक्ट कर सकते थे। ये 4 तरह के कनेक्शन थे, ठीक है, स्टार स्टार, डेल्टा डेल्टा, स्टार डेल्टा एंड डेल्टा स्टार। अब हम कह रहे हैं कि अगर हमारे पास 2 ट्रांसफार्मर भी हो तो भी हम 3-phase कनेक्शन कर सकते हैं। क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे पास 2 ट्रांसफार्मर भी हो तो भी हम 3-phase कनेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं वो यहां पे हम दिखा रहे हैं। ठीक है, क्या होगा अगर यहां पे हम 3-phase बैलेंस वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं तो यहां पे हम क्या वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, यहां पे वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं VAB, VBC और VCA। ये कितना कितना अप्लाई कर रहे हैं, कैपिटल V डैश एंगल 0 डिग्री, कैपिटल V डैश एंगल -120 डिग्री और कैपिटल V डैश एंगल 120 डिग्री या प्लस 120 डिग्री और -240 डिग्री, ये अप्लाई कर रहे हैं लाइन वोल्टेज। तो हमको क्या ये स्मॉल VAB, VBC और VCA मिलना चाहिए, इतना इतना इतना। अगर मिल जाता है वेल एंड गुड। तो यहां पर तो हमने ट्रांसफार्मर ही लगा रखा है तो ये तो मिल ही जाएगा और ये भी मिल जाएगा। ये मिलेगा या नहीं ये हम निकाल कर देखते हैं। तो कैसे निकालेंगे, KVL लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं इसमें, KVL लगा देते हैं। ठीक है, तो KVL लगाएंगे तो कैसे लिखेंगे, देखो तो KVL लगाएंगे तो यहां पे इस लूप में KVL क्या होता है, सम ऑफ वोल्टेज इन अ लूप इज इक्वल टू 0। सम ऑफ वोल्टेज इन अ लूप इक्वल टू 0। दिख रहा है स्क्रीन सभी को? यस सर। ठीक है, सम ऑफ वोल्टेज इन अ लूप इक्वल टू 0। थोड़ी देर में आ रहे। तो चलो यहां से चलना शुरू करते हैं। ये क्या है, वोल्टेज राइज है तो VAB। ये क्या है देखो तो माइनस से प्लस। ठीक है, ये भी क्या है, वोल्टेज राइज है, माइनस से प्लस। ये भी क्या है, वोल्टेज राइज है। तो प्लस VCA प्लस VBC इक्वल टू क्या, 0। तो VAB इक्वल टू क्या होगा, VCA प्लस VBC, यही होगा। और ये क्या है देखो तो, ये है हमारा VBC इक्वल टू, हाँ सॉरी माइनस के साथ, माइनस साइन के साथ होगा। ठीक है, ये होगा। ठीक ठीक है, ये होगा। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ये दोनों का वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, ये दोनों का वैल्यू पुट करते हैं और इसका फेजर सम निकालते हैं। ठीक है, इसका वैल्यू पुट करते हैं और फेजर सम निकालते हैं। तो क्या है, V डैश एंगल माइनस ऑफ V डैश एंगल -120 डिग्री और प्लस V डैश एंगल प्लस 120 लिख देते हैं, है ना, या -240 भी लिख सकते हैं, -240 डिग्री। कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व करोगे, है ना, कैलकुलेटर पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, कैलकुलेटर पे इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा दिस इज इक्वल टू माइनस V डैश एंगल 0 डिग्री और फिर माइनस साइन के साथ, या फिर ये आएगा 180 डिग्री, इस तरह से आएगा। ठीक है, सॉल्व करके देख लो आ रहा है क्या, यही आ रहा है, या फेजर से सॉल्व करके देख लें, जल्दी से पता चल जाएगा।
ठीक है, ये कहाँ है VAB, देखो VAB कहाँ है रेफरेंस पे, और ये -120 पे, ये +120 पे। तो देखो ये -120 का मतलब ये, +120 का मतलब ये रेफरेंस है ना, रेफरेंस, ये रेफरेंस है, तो इससे -120 का मतलब ये और +120 का मतलब ये। इस दोनों का सम लेंगे, इस दोनों का सम लेंगे तो कहीं यहाँ पे आएगा, ठीक है, कहीं यहाँ पे आएगा, और विथ माइनस साइन तो यहाँ पे चला आएगा। तो फाइनल कहना तुमसे ये है कि ये आएगा हमारा V डैश एंगल 0 डिग्री। ये सॉल्व कर लेना, स्पेस बहुत ज़्यादा नहीं है हमारे बोर्ड पे, इसलिए सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, या चाहो तो सॉल्व इधर कर देते हैं, ठीक है। देखो इधर सॉल्व करते हैं, -V डैश कॉस 120 डिग्री प्लस V डैश JV डैश है ना, साइन -120 डिग्री, ठीक है, प्लस V डैश कॉस 120 डिग्री प्लस साइन के साथ, और प्लस JV डैश साइन +120 डिग्री। अब देखो ये -120 डिग्री साइन वाला, और ये साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इक्वल टू क्या हो गया, इक्वल टू हो गया माइनस साइन के साथ V डैश कॉस 120 इज -1/2, फिर यहाँ पे भी कॉस 120 है तो फिर से -1/2, ठीक है, प्लस -1/2, इसको लेंगे तो क्या हो जाएगा -1 माइनस माइनस +1, तो डैश, और ये कुछ नहीं आया, इमेजिनरी टर्म कुछ भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये 0 डिग्री। तो यहां से हम क्या प्रूफ कर चुके हैं, यहां से हम ये प्रूफ कर चुके हैं कि VAB जो है वो क्या आएगा, V डैश एंगल 0 डिग्री, वही हमारा आना चाहिए था। तो हमने रीवेरीफाई कर लिया कि हम ये कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, ठीक है, कि 2 ट्रांसफार्मर से ही हम काम चला सकते हैं। लेकिन इसमें क्या डिसएडवांटेज है वो देखते हैं, नहीं तो हर जगह 2 ही ट्रांसफार्मर से काम चलाते, 3 लगाने की जरूरत क्या थी। क्या ऐसा लग रहा है या नहीं कि जब 2 ट्रांसफार्मर से सर काम चल ही रहा था तो फिर 2 ही ट्रांसफार्मर से काम चलाते, 3 ट्रांसफार्मर लगाने की जरूरत क्या है, ठीक है। तो 3 ट्रांसफार्मर लगाने की जरूरत क्यों है वो अब देखते हैं। अच्छा, ये 3 फेज ट्रांसफार्मर है ना, तो ऐसा हम कब कर सकते हैं, जब हमारे पास 3 फेज ट्रांसफार्मर बैंक हो, है ना, तब ना एक ट्रांसफार्मर हम यहां से हटा सकते हैं, या 2 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हो तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो अगर 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर अलग अलग हम लगाते तो हमारा पावर क्या होता, एक ट्रांसफार्मर का पावर अगर है P इक्वल टू क्या है, V इंटू I, कौन सा V, तो फेज का वोल्टेज, इस फेज का वोल्टेज और इस फेज में फ्लो करने वाला करंट IPH, तो क्या होता V फेज इंटू I फेज, यही होता। और अगर हम इसको यूज कर रहे हैं एज अ ट्रांसफार्मर बैंक, तो इस तरह के कितने ट्रांसफार्मर यूज करने पड़े होंगे, P3 फेज में अगर ट्रांसफार्मर बैंक यूज कर रहे हैं तो 3 टाइम्स ऑफ V फेज I फेज यूज करना पड़ा होगा, है ना। तो अभी 3 ट्रांसफार्मर होता तो हमें पावर कितना मिलता, 3 V फेज I फेज मिलता। तो अगर अभी भी हमको पावर उतना ही मिल जाए, कितना मिल जाए, 3 इंटू V फेज I फेज मिल जाए, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर 2 ही ट्रांसफार्मर यूज करेंगे। लेकिन 3 V फेज I फेज से अगर पावर हमको कम मिलता है, क्या कह रहा हूं ध्यान से सुनना, कि 3 V फेज I फेज से अगर पावर हमको कम मिलता है तो इसका मतलब ये हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, ठीक है। अब हमने क्या देखा कि 3 फेज में पावर कितना होना चाहिए हमारा, 3 फेज में हमारा पावर होना चाहिए 3 इंटू V फेज I फेज, यही पावर होना चाहिए। लेकिन यहां पे देखो कुछ गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया कि यहां पे जो लाइन करंट है IL इज इक्वल टू क्या, I फेज हो गया, जबकि डेल्टा में क्या होता है,
डेल्टा में लाइन करंट जो है वो √3 टाइम्स क्या होता है, फेज करंट होता है। लाइन करंट क्या होता है, √3 टाइम्स फेज करंट होता है। लेकिन यहां पे क्या, फेज करंट और लाइन करंट क्या हो गया जी, इक्वल हो गया। ठीक है, फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज तो पहले से इक्वल है। तो यहां पे जो पावर डिलीवर हो रहा है ना, यहां पे जो पावर डिलीवर हो रहा है ट्रांसफार्मर से, वो कितना पावर डिलीवर हो रहा है वो देखते हैं। तो इसके अक्रॉस जो मैक्सिमम वोल्टेज अपीयर हो सकता है वो, और इसके थ्रू जो मैक्सिमम करंट फ्लो हो सकता है वो, और ये किस चीज पे डिपेंड करता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। तो ये दो बातों पे डिपेंड करता है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज ये डिपेंड करता है कि हमने वहां पे इंसुलेशन कितने वोल्ट के करस्पॉन्डिंग लगा रखा है। अगर तुमने 400 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग इंसुलेशन लगा रखा है तो 400 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज यहां अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर तुमने यहां पे 300 वोल्ट के या फिर 500 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग लगा रखा है तो 500 से ज्यादा अप्लाई नहीं कर सकते। उसी तरह करंट इसमें मैक्सिमम 1 किलो एम्पियर फ्लो हो रही है, तो यहां पे भी 1 किलो एम्पियर ही फ्लो होगी, उसको तुम नहीं बढ़ा सकते। इसका मतलब है कि ये जो लाइन में करंट फ्लो हो रहा है दैट विल बी कंट्रोल्ड बाय आई फेज। वो किससे कंट्रोल होगा, वो हमारे आई फेज से कंट्रोल होगा। ठीक है, आई फेज और आई एल ये दोनों क्या हो जाएगा जी, ये दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों बराबर हो जाएगा तो हमारा टोटल पावर कितना ये दे रहा है वो हम अगर देखते हैं तो S इक्वल टू क्या हो जाएगा, S इन 3 फेज लिखते हैं। ये होगा हमारा 3 टाइम्स V फेज I फेज और √3 टाइम्स VL इंटू IL। ठीक है, अब यहां पे देखो, यहां पे क्या है, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज वो तो पहले से ही बराबर था। लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज क्या था, वो तो पहले से ही बराबर था, है ना। अब लाइन वोल्टेज, अब लाइन करंट जो है वो भी फेज करंट के बराबर हो गया। तो यहां पे हम क्या पुट कर सकते हैं, यहां पे हम पुट कर सकते हैं √3 टाइम्स। अब डेल्टा के केस में VL इक्वल टू V फेज तो होता ही है ना, VL इक्वल टू क्या, V फेज होता ही है। IL इक्वल टू √3 टाइम्स, पहले क्या होता था, √3 टाइम्स I फेज होता था। अब क्या हो रहा है, अब ये √3 नहीं है ना, ये क्या है, ये है हमारा I फेज। कहां से हमने देखा, तो यहां से देखा, IL किसके बराबर है, तो I फेज के बराबर है। तो अब जो हमारा ओपन डेल्टा है ये किसका था, ये डेल्टा का था। डेल्टा का जो हमने देखा, तो डेल्टा का जो हमारा आ रहा है S इक्वल टू क्या आ रहा है, 3V फेज I फेज। और जब ये ओपन डेल्टा हो जाता है ना, 3 फेज किसका, ओपन डेल्टा या VB हो जाता है ये, तो ये क्या √3 VL IL इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और उस केस में यहां पे IL इक्वल टू क्या, I फेज हो जा रहा है, तो S3 फेज किसका, ओपन डेल्टा का, VB कनेक्शन का, वो क्या है √3 टाइम्स I फेज V फेज। तो अगर हम रेशियो निकाल कर देखें, S3 फेज किसका, ओपन डेल्टा का या VB कनेक्शन का, डिवाइड बाय S3 फेज। अगर ये डेल्टा होता, क्या होता, डेल्टा कनेक्शन होता, तो ये क्या आएगा, यहां पे देखो, तो यहां पे क्या आ रहा है, 3V फेज I फेज आ रहा, सॉरी √3V फेज I फेज आ रहा है, ये है ना, √3V फेज I फेज आ रहा है। और अगर डेल्टा होता तो क्या होता, 3V फेज I फेज होता, क्या होता, 3V फेज I फेज होता। तो अगर हम यहां से देखें तो ये क्या आ रहा है, देखो ये कैंसिल हो गया, √3 से यहाँ पे क्या √3 हो जाएगा, तो क्या आएगा 1/√3। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या आता है 0.577। अगर हम ये निकालें कि सपोज करो ये डेल्टा ट्रांसफार्मर था और इसका एक फेज किसी तरह से है ना खराब हो गया, डैमेज हो गया, तो ये कितने पावर पे ऑपरेट कर रहा होगा, है ना, इसकी पावर कैपेबिलिटी कितनी रह जाएगी, कैपेसिटी कितनी रह जाएगी, तो 0.577 टाइम्स रह जाएगी। इसका मतलब क्या, ये कितना परसेंट हो गया, 57.7% पे इसको ऑपरेट कर सकते हैं। कितने परसेंट पे ऑपरेट कर सकते हैं, 57.7%। जो फुल लोड था वो इतना था, अब एक
ट्रांसफार्मर इसका डैमेज हो गया तो इसको कितने परसेंट पे ऑपरेट कर सकते हैं? 57.7% पे ऑपरेट कर सकते हैं। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि यहां पे पहले क्या लाइन करंट फ्लो हो रहा था, जो फेज करंट का कितना था? √3 टाइम्स था। ये फेज करंट का कितना टाइम्स था? √3 टाइम्स था। क्यों? क्योंकि इधर से एक करंट आया और इधर भी एक करंट जा रहा था, इस दोनों करंट का सम था, तो √3 टाइम्स हो रहा था। अब क्या ये फेज खत्म हो गया, डैमेज हो गया ये, ठीक है, तो ये काम नहीं कर रहा है। तो अब कितना पावर आएगा? अब सिर्फ इधर से ही करंट आएगा, इधर से क्या फेज करंट आया और वही लाइन करंट में फ्लो हो रहा है, तो फेज करंट लाइन करंट इक्वल हो गया, ठीक है। पहले पावर इतनी फ्लो हो रही थी, है ना, 3 V फेज I फेज, अब पावर कितनी फ्लो हो रही है? √3 V फेज I फेज फ्लो हो रही है, ठीक है। तो इस दोनों का रेशियो निकाले तो ये मिला हमें, तो क्या मिला? अगर इसको हम लिखें तो S3 फेज किसका? V कनेक्शन का, ये कितना है? इतना परसेंट ऑफ S3 फेज किसका? डेल्टा 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 डेल्टा, ठीक है, इतना परसेंट हुआ। लेकिन होना कितना परसेंट चाहिए था? देखो, दो ट्रांसफार्मर, एक ट्रांसफार्मर चला गया तो इसको तो 2/3 होना चाहिए था ना, 2/3 होना चाहिए था। 2/3 अगर हम करके देखें तो कितना परसेंट होता है? 66% होता है ना। 2/3 ही बचा ना, 3 ट्रांसफार्मर थे उसमें से एक चला गया तो कितना बचा? 2/3 बचा, है ना, 2 आउट ऑफ 3। तो ये कितना था? ये होना चाहिए था कितना? 66.66% होना चाहिए। तो कहना ये चाह रहे हैं हम कि 3 ट्रांसफार्मर था, 3 ट्रांसफार्मर में एक ट्रांसफार्मर क्या हुआ? हमारा चला गया। 3 ट्रांसफार्मर में एक ट्रांसफार्मर हमारा क्या हो गया? चला गया, ठीक है। अब एक ट्रांसफार्मर चला गया तो कितना ट्रांसफार्मर बचा? 2 ही ट्रांसफार्मर बचा, तो 3 में से 2 बचा, तो कितना परसेंट इसका होना चाहिए था लोडिंग कैपेसिटी? इसका लोडिंग कैपेसिटी होना चाहिए था 66.66%। लेकिन लोडिंग कैपेसिटी कितना आ रहा है? इतना ही आ रहा है, मतलब जो ट्रांसफार्मर है वो पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं हो रहा है। तो अगर हम ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर हमसे पूछता है कोई कि 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में जब हम इसको यूज कर रहे थे तो ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर जो है वो हमारा कितना है, ठीक है। क्या पूछेगा कि ट्रांसफार्मर का यूटिलाइजेशन फैक्टर कितना है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर हम कैसे निकालेंगे? ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर, ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर TUF इक्वल टू क्या होगा? अभी कितना हो रहा है इसमें? देखो, मैक्सिमम वोल्टेज क्या फ्लो हो रहा है? V फेज, तो V फेज और क्या? I फेज। कितना ट्रांसफार्मर है तो कितना टाइम्स पावर है? तो √3 टाइम्स है, ठीक है। अब ये कितना, इसकी कैपेसिटी कितनी थी? तो 2 ट्रांसफार्मर था कितने का? V फेज इंटू I फेज का। तो अगर इसका हम रेशियो निकालते हैं तो क्या आता है? √3 डिवाइड बाई 2, इसका मतलब 1.32 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू क्या? 0.82 समथिंग, है ना, 82 समथिंग इक्वल टू 82%, इक्वल टू 82%, ठीक है। तो 82% जो है वो यूटिलाइजेशन फैक्टर है किसका? हमारे ट्रांसफार्मर का। किसमें? इसमें। लेकिन अगर हम डेल्टा डेल्टा की बात करें, है ना, अगर हम डेल्टा डेल्टा की बात करें तो डेल्टा डेल्टा ये किसका है? VV कनेक्शन में, ठीक है। डेल्टा डेल्टा कनेक्शन में यूटिलाइजेशन फैक्टर कितना होगा? ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर हमें वो पावर कितना देगा? 3 टाइम्स V फेज I फेज, इतना पावर हमको उससे मिलेगा, एपरेंट पावर। और मिलना कितना चाहिए? मिलना भी ये इतना ही चाहिए, 3 ट्रांसफार्मर लिए कितने का? तो V फेज I फेज का। तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया, क्या हुआ? 1। यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या हुआ? 1। परसेंटेज यूटिलाइजेशन क्या हो गया? 1 इंटू 100 इक्वल टू 100% इक्वल टू 100%। तो डेल्टा डेल्टा में ट्रांसफार्मर का यूटिलाइजेशन फैक्टर कितना था? 100%। ओपन डेल्टा में ट्रांसफार्मर का यूटिलाइजेशन फैक्टर कितना हो गया? सिर्फ 82%।
कितना हो गया? सिर्फ 82%। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो इसीलिए ये डिसएडवांटेज है ओपन डेल्टा में कि जो ट्रांसफार्मर है उसका पूरा यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है, सिर्फ 82% ही यूटिलाइजेशन हो पाता है। जबकि हमको पूरा यूटिलाइजेशन करना है, तो इसीलिए हम डेल्टा मजबूरी में यूज करते हैं जब हमारा एक वाइंडिंग जो है वो डैमेज हो जाता है।